श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, भारतवर्ष की महिमा। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने देश भारत को प्रणाम करता हूँ, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जिसकी मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, जिस देश का हमने अन्न खाया है। क्योंकि जिसको अपने गौरव और अपने देश पर अभिमान नहीं है, वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, नर पशु और मृतक समान है। क्योंकि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस हृदय में स्वदेश के भावों की रसधार नहीं बहती है, वह हृदय वज्र के तुल्य है। कवियों ने लिखा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे देश में राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ऋषि और मुनियों ने इस भूमि को अपनी तपस्या से सजाया है। सखियों और विदुषी महिलाओं ने इस देश की शोभा को बढ़ाया है। अनेकों तीर्थ स्थल हमारे देश में हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश में बहती हैं। मुक्तिदा मानी गई है स्वर्गदा गंगा नदी। जल नहीं जल है सुधा सम, सर्वथा सर्वत्र ही। गंगा नदी मुक्तिदायिनी स्वर्गदायिनी है, जिसका जल अमृत के समान है। दर्श स्पर्श और मज्जन पाना, हरि पाप का वेद पुराना। गंगा का दर्श, स्पर्श, स्नान और पान समस्त पापों को नष्ट कर देता है। यमुना का जल भी इसकी क्षमता नहीं कर सकता। उत्तर में हिमालय पर्वत शोभायमान है। जिस प्रदेश की यात्रा बड़ी सुखदायी है, प्राकृतिक सौंदर्य की छाई जहां अद्भुत छटा है, जहां खगकुल सुनाते मधुर कलरव चटपटा। बेलें लिपटी हैं दुमों से, खिल रही सुंदर कली। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा अहो कितनी भली। पर्वतीय प्रदेश में वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता है। सुंदर खिले हुए पुष्प, वृक्षों से लिपटी हुई लताएं हृदय को बहुत आनंद देती हैं। पर्वत की गुफाओं में ऋषि मुनि बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। हमारा देश वेद पुराण आदि सद्ग्रंथों का भंडार है। सभी देशों से महान है। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वह देश मेरा देश है, वह देश भारतवर्ष है। जिस देश का गौरव अपने अंचल में भरकर पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। सारे विश्व में जो सभ्यताओं की धरती है, वह धरती सिर्फ भारत की धरती है। जिसका गौरव लिए मही निज अंचल भरती, अखिल धरा पर यही सभ्यताओं की धरती। हमारा देश सारे संसार से सुंदर है। हम सब भारत देश के पक्षी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलिस्तान हमारा। ये भव्य भारत ही हमारी हरी भरी भूमि है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। देश की संस्कृत का आधार हमारा साहित्य है। हिंदी का उद्भव संस्कृत साहित्य से हुआ है। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र एवं अनेकों धर्म ग्रंथ हमारे देश में पाए जाते हैं। अति उन्नत साहित्य देश की संस्कृति का जो आधार, वही राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी महाउदार। साहित्य ही समाज का दर्पण है। एक कवि ने लिख दिया, सामाजिक सभ्यता संस्कृत रहन सहन आचार विचार होते हैं साहित्य मुकुर में प्रतिबिंबित होकर साकार। पाता है साहित्य नित्य प्रति दिन समाज से ही आहार। दर्पण है साहित्य दिखाता जो समाज का निज आकार। हमें अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस हिंदी का बहुत अच्छा साहित्य है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है।
मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए कवियों ने लिखा, भारतीय संस्कृति के पोषक, राम भक्ति का मूलाधार, रामचरितमानस अनुपम कृति, हिंदी का नवरस आगार। आज विश्व के निखिल रसिक जन कर मानस स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास। नवरसों से परिपूर्ण श्री रामचरितमानस का विदेशों में भी सम्मान हुआ है। उनके कंठ से यही निकला, धन्य है तुलसीदास को, जिन्होंने संस्कृत की मूलाधार राम भक्ति से भरी हुई पुस्तक श्री रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास के ऊपर एक कवि ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, राम छोड़कर और की कभी न जिसको आस, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास। आज तो हमारी भारत भूमि पर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने समाज के सुधार हेतु अनेकों ग्रंथों की रचना की है। देखिए, सभी ग्रंथों का सार सिर्फ 2 बातों में ही समझ में आ जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। जिसमें पराया हित हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, जिसमें दूसरे को पीड़ा पहुंचे उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। वह शरीर क्या जिससे जग का कोई भी उपकार न हो, वृथा जन्म उस नर का जिसके मन में दया विचार न हो। दूसरों का उपकार करना, दूसरों पर दया करना ही सच्ची मानवता है। पर उपकारी बनकर ही तो जीना जग में जीना है, स्वार्थलीन पशुरूप जिए तो फिर जीना क्या जीना है। अगर हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो ऐसा जीवन पशु के तुल्य है, ऐसा जीना बेकार है। परमार्थ में महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा करने में अपने मांस का दान कर दिया, रंतिदेव ने 49 दिनों के बाद भोजन किया, परंतु भिखारी के मांगने पर वह भोजन भी दान कर दिया। कर्ण ने अपने मुख से सोने का दांत तोड़कर दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया न स्वार्थ के लिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारी भारत भूमि प्रकृति रूपी नटी का क्रीड़ा स्थल है। हिंदी कविताओं में प्रकृति के बड़े सुंदर चित्रण किए गए हैं। एक कवि ने लिखा कि भारत भूमि प्रकृति नटी का क्रीड़ा स्थल है, प्रकृति प्रेम से भरा ये जन अंतस्थल है, प्रकृति प्रेम भारत कवियों का ही संबल है, प्रकृति चित्र हिंदी कविता में अति उज्जवल है। हमें अपने देश से विशेष प्रेम होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हमें झिझकना नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निशावर। ऐसो इशरत में कटी जो जिंदगी आराम की, व्यर्थ है वह हो नगर अपने वतन के काम की। अगर हम देश के काम में नहीं आए तो हमारे जीने न जीने से क्या फायदा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्र कराया। सच तो यह है कि पराधीनता के समान कोई दुख ही नहीं है। पराधीनता के जीवन से अच्छा है मर जाना, परवशता से महाभोज में अच्छा है ना खाना। परवश हो महलों में रहकर रो रो जन्म गंवाना, तुच्छ किंतु स्वाधीन भाव से अच्छा नग्न जड़ाना। अगर पराये दबाव में आकर पराधीन होकर हमें भोजन भी करना पड़े तो वह भी बेकार है। पराधीनता में आकर हमें महलों में रहना पड़े वो भी बेकार है। हमारे देश के छात्र भारत का भविष्य हैं। कवियों ने उन्हें सावधान करते हुए लिखा, ओ भारत के छात्र, देश के प्राण,
मातृभूमि की सुयोग्य संतान, सावधान विचलित मत होना, तुम्हें बनाना देश महान। अस्तु, उच्च शिक्षा, उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है। बिना उत्तम शिक्षा के देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा की भी प्राचीन प्रणाली दोष युक्त थी, शिक्षा की प्राचीन प्रणाली दोष मुक्त थी, जिसमें चरित्र, सदाचार और नीति पर विशेष बल दिया जाता था। होता है निर्माण देश का पाकर उत्तम शिक्षा, करें देश के सकल नागरिक निज कर्तव्य समीक्षा। क्या विस्मय है, घिरी हुई हैं घोर घटाएं काली, जबकि देश में शिक्षा की दूषित हो गई प्रणाली। आज की शिक्षा में कर्तव्य और बुद्धि का अभाव है, उद्देश्यहीनता है, चरित्र की उपेक्षा है, निरर्थक विषयों का समावेश है, समय का दुरुपयोग है, विद्या बेची जा रही है, अनुशासनहीनता है, नीति का अभाव है, संस्कृत पर बल नहीं दिया जा रहा है। अनुशासन है जनक गुणों का मानव को विकसित करता, सेवा त्याग साधना संयम से नर को नियमित करता। विद्या वहीं वास करती है जहां अनुशासन होता है। जिस देश की जनता शिक्षित हो, उसमें सब निधि का आसन हो, उस देश में विद्या वास करे, अज्ञान के तम का नाशन हो। उस देश से स्वार्थ पाप तथा निर्धनता का निष्कासन हो, जिसमें जनता अनुशासित हो, जन जन में जहां अनुशासन हो। हमें हमेशा अपने से बड़ों के अनुशासन में रहना चाहिए। जिस घर में अनुशासन नहीं, उस घर का विकास नहीं हो सकता। जिस देश में अनुशासन नहीं, उस देश का विकास नहीं हो सकता। अस्तु, अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता बताई गई है। निरंकुश जीवन खतरे की घंटी है। हमें परिश्रम से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। बैठ भाग्य की बाट जो होना, या तो कोरा भ्रम है, अपना भाग्य विधाता संबल हरदम अपना श्रम है। कर्म ही पूजा है, बिना कुछ किए कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। मानवता का मान इसी में जीवन सरस निहित है। निरालंब वो मनुज की जो नीरस है, श्रम विरहित है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे देश के किसान करते हैं, जो बेचारे जेठ की भरी दोपहरी में खेतों में काम करके अन्न पैदा करते हैं, जिसके श्रम से पलते हैं सब बालक वृद्ध जवान। सबका वंदनीय है जग में निर्धन नग्न किसान। देखिए, शिक्षा का मतलब नौकरी से नहीं है। एक कवि ने लिख दिया कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बनी। अरे नौकरी के क्यों पीछे पड़े हो? कम से कम तुम बगुला तो नहीं रहे, हंस बन चुके हो। और हंस नीर और क्षीर का विवेकी होता है, जो गुण रूपी दूध को पीकर अवगुण रूपी जल को छोड़ देता है। कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। देश की बहुत सी जनता खेती पर निर्भर है, इसे उत्तम बताया गया है। मध्यम में व्यापार करो। नौकरी की गिनती अधम श्रेणी में आती है। भीख मांगना उचित नहीं है। आज देश के तमाम विद्यार्थी अपनी डिग्रियां लिए हुए नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कवि ने लिखा कि तड़प रही है भूखी जनता, विकल मनुष्यता भारी, भटक रहे नवयुवक देश के लिए डिग्रियां भारी। बेच रहा है कालिदास सड़कों पर कंघी, लगा चाय दुकान यक्ष है सबका संगी। आज देश में बेगारी बढ़ रही है। काम नहीं हो रहे निकम्मे भारत के नर नारी, हो कैसे उद्धार देश का फैल रही बेगारी। देश में भ्रष्टाचार की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तो जनसंख्या वृद्धि की भी समस्या है। महंगाई पर एक कवि ने लिखा, पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, महंगाई को देखकर बेदिन आते याद। बेदिन आते याद जेब में पैसे रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में रुपए हैं सौदा है पॉकेट में। पहले जेब में पैसे होते थे और झोला भर सामान लाते थे। आज ऐसी महंगाई है कि थैले भर पैसा ले जाते हैं और जेब में सौदा लाते हैं।
रुपए इतने सस्ते हो गए, आज महंगाई भले ही बढ़ गई है परंतु विज्ञान उन्नति पर है। आज असंभव को संभव कर देता मानव का ज्ञान, भू को स्वर्ग बना देने में सफल आज मानव विज्ञान। आज मानव ने विज्ञान के बल पर प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। जल में, थल में और व्योम में आज हमारा है अभियान। देश विदेश की बातों का कर लेते हैं घर बैठे ज्ञान। टेलीविजन के माध्यम से देश दुनिया का ज्ञान हमें घर बैठे ही प्राप्त होता है। संचार के क्षेत्र में समाचार पत्रों का नाम भी आता है। समाचार पत्रों से होता विविध ज्ञान अनुमान, अखिल विश्व का कर सकते हैं घर बैठे संधान। विविध विचारों का उद्घाटन, विज्ञापन आधार, भिन्न दलों के आलोचन से शासन का उद्धार। समाचार पत्रों से भी देश दुनिया की खबरें प्राप्त होती हैं। विज्ञापन के माध्यम से प्रचार होता है, भिन्न भिन्न दलों में आलोचना के माध्यम से शासन का सुधार होता है। चलचित्र हमारी विज्ञान का ही आविष्कार है। आविष्कारों की धरती पर मानव ने नव गौरव पाया। सजग सवाक रंगीली झांकी चलचित्रों की अद्भुत छाया। आलोचक निर्देशक भी और पथदर्शक 34 यश फैला, किंतु पतन की अनल लपट और नव समाज के लिए विषैला। फिल्मी दुनिया चलचित्रों से भरी हुई है। नवीन समाज के लिए ये अग्नि की ज्वाला के समान है। समाज को दूषित बनाने में चलचित्रों का बहुत बड़ा हाथ है। देश में आज रिश्वतखोरी भी चल रही है। काका हाथरसी ने लिखा कि कहा काका कभी काँप रहा क्यों रिश्वत लेकर, कहा काका कभी काँप रहा क्यों रिश्वत लेकर, रिश्वत पकड़ी जाए छूट जाए रिश्वत देकर। रिश्वत लेने वाले निश्चिंत हैं, जब वो पकड़ जाते हैं तो रिश्वत देकर छूट जाते हैं। देखिए, मनुष्य को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। एक कवि ने प्रातः काल का वर्णन करते हुए लिखा, सुपुष्पिता लता प्रिया पुकारती है चात की, आमंद मोद मग्न है सुगंध मंद बात की, उषा अतीब शोभा अनुराग रक्त गात की, अहो मनोरमा छटा विराजती प्रभात की। प्रातः काल की शीतल मंद सुगंधित हवा, पक्षियों का कलरव, उषा की लालिमा मन को मोहने वाली होती है। मनुष्य को व्यायाम भी करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है। दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम, हिम्मत से कार्य करो पूरे होंगे काम। दूध संपूर्ण आहार है, इसे जरूर पीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, देशाटन भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर के निकले बिना कभी दुख सुख का ज्ञान नहीं होता। यह तो चरितार्थ कहावत है, घर में सम्मान नहीं होता। इसलिए देशाटन भी करो, किसी भी काम को हिम्मत से करना चाहिए। मनुष्य का मन कभी हारना नहीं चाहिए। लिखा है कि दुख सुख सब कहूँ परत हैं, पौरुष तजो नमीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हमारे देश में 6 ऋतुओं का आना जाना रहता है। अगर बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है तो वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। है वसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतुओं की रानी, भारत के प्रत्येक वर्ष में 6 ऋतुएं आनी जानी। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोर्थी, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कर्म करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कामना करने से नहीं। कर्म को प्रधान माना गया है, फल देना तो ईश्वर के हाथों में है। कर्म को लेकर एक कवि ने लिखा, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। जीविका चलाने के लिए लोगों को न जाने क्या क्या काम करने पड़ते हैं। कवि ने लिखा कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या वैश्याओं की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कवि ने और भी लिखा कि एक मोची जो जूतों की मरम्मत करता है, उसकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे राजा आए या रंक, उसे तो सिर्फ जूतों की मरम्मत करने से ही मतलब होता है। कवि कहता है
बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है। मेरे सामने हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ऐसा कोई जाति नहीं है। कवि ने लिखा कि असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जीविका चलाने के लिए तो लोग लूटमार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी भी करते हैं, परंतु हमें सुकर्म और कुकर्म पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर बुरा काम अपनाने से सब तरह नाश हो जाता है। क्षत्रिय को अपना अधिकार नहीं भूलना चाहिए, ब्राह्मण को अपना अधिकार नहीं भूलना चाहिए, वैश्य को अपना अधिकार नहीं भूलना चाहिए और शूद्र को अपना अधिकार नहीं भूलना चाहिए। हम हिंद देश के वासी हैं। भारत को उन्नत करने में, उसकी रक्षा करने में सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, क्योंकि सृष्टि में सभी एक समान हैं। सृष्टि में सब हैं एक समान, श्याम गौर मैले या उजले, छोटे बड़े या नीचे, निर्धन या धनवान, हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ चेतन कोई भी हो, सब में है भगवान। सृष्टि में सब हैं एक समान। हमें अपनी भूमि से कैसा लगाव होना चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक बार एक जंगल में आग लग गई। वृक्षों के पत्ते आग से झुलसने लगे, परंतु वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों ने वृक्षों को नहीं छोड़ा। वृक्षों ने पक्षियों से कहा कि आग लगी इस विपिन में जलते मेरे पात, तुम क्यों जलते पक्षियों पंख तुम्हारे पास। वृक्षों ने कहा, हे पक्षियों, मैं तो भाग नहीं सकता, परंतु तुम्हारे पास तो पंख हैं, तुम क्यों आग में जल रहे हो। पक्षियों ने उत्तर दिया, फल खाए इस विपिन के बीट लथेड़े पात, धर्म हमारा है यही जलूं तुम्हारे साथ। हे वृक्षों, मैंने इस वन के फल खाए हैं, अब हमारा धर्म यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जल जाऊं। आज तो हमें अपनी मातृभूमि से इतना लगाव होना चाहिए कि हम अपने देश पर आंच आने के समय जान की बाजी लगा दें। देखिए, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। अयम निजा परो वेति गणनालभ चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मंगल कवि ने देश के लिए मंगल कामना इस प्रकार की है, सुख शांति रहे सब और सदा, अविवेक तहाँ अघ पास न आवे, गुणशील तथा बल बुद्धि बढ़े, हट बैर विरोध घटे मिट जावे। कहे मंगल दारिद दूरी भगे, जग में अतिमोद सदा सरसावे, कवि पंडित सूरन बीरन से बिल से यह देश सदा सुख पावे। कवि कहता है कि हमारे देश में चारों ओर सुख शांति कायम रहे, देशवासियों के अंदर विवेक जाग जाए, धर्म पर चलने से इनके पास पाप का आगमन न हो, देशवासियों में गुणशील और बुद्धि बढ़े, वैर विरोध और हट का नाश हो, देश की गरीबी दूर हो तथा हमारा हमेशा देश हरा भरा बना रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।